प्रतापचंद्र को प्रयाग कॉलेज में पढ़ते 3 साल हो चुके थे। इतने काल में उसने अपने सहपाठियों और गुरुजनों की दृष्टि में विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली थी। कॉलेज के जीवन का कोई ऐसा अंग न था जहां उनकी प्रतिभा न प्रदर्शित हुई हो। प्रोफेसर उस पर अभिमान करते और छात्रगण उसे अपना नेता समझते हैं। जिस प्रकार क्रीड़ा क्षेत्र में उसका हस्तलाघव प्रशंसनीय था, उसी प्रकार व्याख्यान भवन में उसकी योग्यता और सूक्ष्मदर्शिता प्रमाणित थी। कॉलेज से संबद्ध एक मित्र सभा स्थापित की गई थी। नगर के साधारण सभ्यजन, कॉलेज के प्रोफेसर और छात्रगण सब उसके सभासद थे। प्रताप इस सभा का उज्ज्वल चंद्र था। यहाँ देशिक और सामाजिक विषयों पर विचार हुआ करते थे। प्रताप की वक्तृताएं ऐसी ओजस्विनी और तर्कपूर्ण होती थी कि प्रोफेसरों को भी उसके विचार और विषयान्वेषण पर आश्चर्य होता था। उसकी वक्तृता और उसके खेल दोनों ही प्रभावपूर्ण होते थे। जिस समय वह अपने साधारण वस्त्र पहने हुए प्लेटफॉर्म पर जाता, उस समय सभास्थित लोगों की आंखें उसकी ओर एकटक देखने लगती और चित्त में उत्सुकता और उत्साह की तरंगें उठने लगती। उसका वाक्चातुर्य, उस संकेत और मृदुल उच्चारण, उसके अंगोपान की गति, सभी ऐसे प्रभावपूरित होते थे मानो शारदा स्वयं उसकी सहायता करती है। जब तक वह प्लेटफॉर्म पर रहता, सभासदों पर एक मोहिनी सी छाई रहती। उसका एक एक वाक्य हृदय में भिद जाता और मुख से सहसा वाह वाह के शब्द निकल जाते। इसी विचार से उसकी वक्तृताएं प्रायः अंत में हुआ करती थी, क्योंकि बहुत श्रोतागण उसी की वाक्तीक्ष्णता का आस्वादन करने के लिए आया करते थे। उनके शब्दों और उच्चारणों में स्वाभाविक प्रभाव था। साहित्य और इतिहास उस अन्वेषण और अध्ययन के विशेष थे। जातियों की उन्नति और अवनति तथा उसके कारण और गति पर वह प्रायः विचार किया करता था। इस समय उसके इस परिश्रम और उद्योग के प्रोरैक तथा वर्धक विशेषकर श्रोताओं के साधुवाद ही होते थे और उन्हीं को वह अपने कठिन परिश्रम का पुरस्कार समझता था। हाँ, उसके उत्साह की यह गति देखकर यह अनुमान किया जा सकता था कि वह होनहार बिरवा आगे चलकर कैसे फूल लाएगा और कैसे रंग रूप निकालेगा। अभी तक उसने क्षण भी के लिए भी इस पर ध्यान नहीं दिया था कि मेरे आगामी जीवन का क्या स्वरूप होगा। कभी सोचता कि प्रोफेसर हो जाऊंगा और खूब पुस्तकें लिखूंगा, कभी वकील बनने की भावना करता, कभी सोचता यदि छात्रवृत्ति प्राप्त होगी तो सिविल सर्विस का उद्योग करूंगा। किसी एक और मन नहीं टिकता था, परंतु प्रतापचंद्र उन विद्यार्थियों में से न था जिनका सारा उद्योग वक्तृता और पुस्तकों ही तक परिमित रहता है। उसके संयम और योग्यता का एक छोटा भाग जनता के लाभार्थ भी व्यय होता था। उसने प्रकृति से उदार और दयालु हृदय पाया था और सर्वसाधारण से मिलन जुलने और काम करने की योग्यता उसे पिता से मिली थी। इन्हीं कार्यों में उसका सदुत्साह पूर्ण रीति से प्रमाणित होता था। बहुधा संध्या समय वह कीटगंज और कटरा की दुर्गंधपूर्ण गलियों में घूमता दिखाई देता, जहां विशेषकर नीची जाति के लोग बसते हैं। जिन लोगों की परछाई से उच्च वर्ण का हिंदू भागता है, उनके साथ प्रताप टूटीखाट पर बैठकर घंटों बातें करता और यही कारण था कि इन मोहल्लों के निवासी उस पर प्राण देते थे। प्रेमाद और शारीरिक सुख प्रलोभ, ये दो अवगुण प्रतापचंद्र में नामात्र को भी न थे। कोई अनाथ मनुष्य हो, प्रताप उसकी सहायता के लिए तैयार था। कितनी रातें उसने झोपड़ों में कराहते हुए रोगियों के सिरहाने खड़े रहकर काटी थी। इसी अभिप्राय से उसने जनता का लाभार्थ एक सभा भी स्थापित कर रखी थी और 2.5 वर्ष के अल्प समय में ही इस सभा ने जनता की सेवा में इतनी सफलता प्राप्त की थी कि प्रयागवासियों को उससे प्रेम हो गया था। कमलाचरण जिस समय प्रयाग पहुंचा, प्रतापचंद्र ने उसका बड़ा आदर किया। समय ने उसके चित्त के द्वेष की ज्वाला शांत कर दी थी। जिस समय वह विरजन की बीमारी का समाचार पाकर बनारस पहुंचा था और उससे भेंट होते ही विरजन की दशा सुधर चली थी, उसी समय प्रतापचंद्र को विश्वास हो गया था कि कमलाचरण ने उसके हृदय में वह स्थान नहीं पाया है जो मेरे लिए सुरक्षित है। यह विचार द्वेषाग्नि को शांत करने के लिए काफी था। इससे अतिरिक्त उसे प्रायः यह विचार भी उद्विग्न किया करता था कि मैं ही सुशीला का प्राणघातक हूँ। मेरी ही कठोर वाणियों ने उस बेचारी का प्राणघात किया और उसी समय से जबकि सुशील ने मरते समय रो रोकर उससे अपने अपराधों की क्षमा मांगी थी, प्रताप ने मन में ठान लिया था कि अवसर मिलेगा तो मैं इस पाप का प्रायश्चित अवश्य करूंगा। कमलाचरण का आदर सत्कार तथा शिक्षा सुधार में उसे किसी अंश में प्रायश्चित को पूर्ण करने का अपूर्व अवसर प्राप्त हुआ। वह उससे इस प्रकार व्यवहार रखता जैसे छोटा भाई के साथ अपने समय का कुछ भाग उसकी सहायता करने में व्यय करता और ऐसी सुगमता से शिक्षक का कर्तव्य पालन करता कि शिक्षा एक रोचक कथा का रूप धारण कर लेती। परंतु प्रतापचंद्र के इन प्रयत्नों के होते हुए भी कमलाचरण का जी यहाँ बहुत घबराता। सारे छात्रावास में उसके स्वभावानुकूल एक मनुष्य भी न था जिससे वह अपने मन का दुख कहता।
वह प्रताप से निस्संकोच रहते हुए भी चित की बहुत सी बातें न कहता था। जब निर्जनता से जी अधिक घबराता तो विरजन को कोसने लगता कि मेरे सिर पर ये सब आपत्तियां उसी की लादी हुई हैं। उसे मुझसे प्रेम नहीं, मुख और लेखनी का प्रेम भी कोई प्रेम है। मैं चाहे उस पर प्राण ही क्यों न वारूं, पर उसका प्रेम वाणी और लेखनी से बाहर न निकलेगा। ऐसी मूर्ति के आगे जो पसीजना जानती ही नहीं, सिर पटकने से क्या लाभ। इन विचारों ने यहाँ तक जोर पकड़ा कि उसने विरजन को पत्र लिखना भी त्याग दिया। वह बेचारी अपने पत्रों में कलेजा निकलाकर रख देती, पर कमला उत्तर तक न देता। यदि देता भी तो रुखा और हृदय विदारक। इस समय विरजन की एक एक बात, उसकी एक एक चाल उसके प्रेम की शिथिलता का परिचय देती हुई प्रतीत होती थी। हाँ, यदि विस्मरण हो गई थी तो विरजन की स्नेहमयी बातें, वे मतवाली आंखें जो वियोग के समय दबा गई थी और कोमल हाथ जिन्होंने उससे विनती की थी कि पत्र बराबर भेजते रहना, यदि वे उसे स्मरण हो आते तो संभव था कि उसे कुछ संतोष होता। परंतु ऐसे अवसरों पर मनुष्य की स्मरण शक्ति धोखा दे दिया करती है। निदान कमलाचरण ने अपने मन बहलाव का एक ढंग सोच ही निकाला। जिस समय से उसे कुछ ज्ञान हुआ, तभी से उसे सौंदर्य वाटिका में भ्रमण करने की चाट पड़ी थी। सौंदर्य उपासना उसका स्वभाव हो गया था। वह उसके लिए ऐसी ही अनिवार्य थी जैसे शरीर रक्षा के लिए भोजन। बोर्डिंग हाउस से मिली हुई एक सेठ की वाटिका थी और उसकी देखभाल के लिए माली नौकर था। उस माली के सरयूदेवी नाम की एक कुंवारी लड़की थी। यद्यपि वह परम सुंदरी न थी, तथापि कमला सौंदर्य का इतना इच्छुक न था जितना किसी विनोद की सामग्री का। कोई भी स्त्री जिसके शरीर पर यौवन की झलक हो, उसका मन बहलाने के लिए समुचित थी। कमला इस लड़की पर डोरे डालने लगा। संध्या समय निरंतर वाटिका की पटरियों पर टहलता हुआ दिखाई देता, और लड़के तो मैदान में कसरत करते, पर कमलाचरण वाटिका में आकर ताक झांक किया करता। धीरे धीरे सरयूदेवी से परिचय हो गया। वह उससे गजरे मोल लेता और चौगुन मूल्य देता। माली को त्योहार के समय सबसे अधिक त्योहरी कमलाचरण ही से मिलती। यहाँ तक कि सरयूदेवी उसके प्रीति रूपी जाल का आखेट हो गई और एक दो बार अंधकार के पर्दे में परस्पर संभोग भी हो गया। एक दिन संध्या का समय था, सब विद्यार्थी सैर को गए हुए थे। कमला अकेला वाटिका में टहलता था और रह रहकर माली के झोपड़ों की ओर झांकता था। अचानक झोपड़े में से सरयूदेवी ने उसे संकेत द्वारा बुलाया। कमला बड़ी शीघ्रता से भीतर घुस गया। आज सरयूदेवी ने मलमल की साड़ी पहनी थी, जो कमला बाबू का उपहार थी। सिर में सुगंधित तेल डाला था, जो कमला बाबू बनारस से लाए थे, और एक छींट का सलूका पहने हुई थी, जो बाबू साहब ने उसके लिए बनवा दिया था। आज वह अपनी दृष्टि में परम सुंदरी प्रतीत होती थी, नहीं तो कमला जैसा धनी मनुष्य उस पर क्यों पान देता। कमला खटोले पर बैठा हुआ सरयूदेवी के हाव भाव को मतवाली दृष्टि से देख रहा था। उसे उस समय सरयूदेवी व्रजरानी से किसी प्रकार कम सुंदरी नहीं दिख पड़ती थी। वर्ण में तनिक सा अंतर था, पर यह ऐसा कोई बड़ा अंतर नहीं। उसे सरयूदेवी का प्रेम सच्चा और उत्साहपूर्ण जान पड़ता था, क्योंकि वह जब कभी बनारस जाने की चर्चा करता तो सरयूदेवी फूट फूट कर रोने लगती और कहती कि मुझे भी लेते चलना, मैं तुम्हारा संग न छोड़ूंगी। कहाँ ये प्रेम की तीव्रता व उत्साह का बाहुल्य, और कहाँ विरजन की उदासीन सेवा और निर्दयतापूर्ण अभ्यर्थना। कमला अभी भली भांति आँखों को सेंकने भी न पाया था कि अकस्मात माली ने आकर द्वार खटखटाया। अब काटो तो शरीर में रुधिर नहीं, चेहरे का रंग उड़ गया। सरयूदेवी से गिड़गिड़ा कर बोला, मैं कहाँ जाऊं। सरयूदेवी का ज्ञान आप ही शून्य हो गया। घबराहट में मुख से शब्द तक न निकला। इतने में माली ने फिर किवाड़ खटखटाया। बेचारी सरयूदेवी विवश थी। उसने डरते डरते किवाड़ खोल दिया। कमलाचरण एक कोने में श्वास रोककर खड़ा हो गया। जिस प्रकार बलिदान का बकरा कटार के तले तड़पता है, उसी प्रकार कोने में खड़े हुए कमला का कलेजा धड़क रहा था। वह अपने जीवन से निराश था और ईश्वर को सच्चे हृदय से स्मरण कर रहा था और कह रहा था कि इस बार इस आपत्ति से मुक्त हो जाऊंगा तो फिर कभी ऐसा काम न करूंगा। इतने में माली की दृष्टि उस पर पड़ी। पहले तो घबराया, फिर निकट आकर बोला, ये कौन खड़ा है, ये कौन है। इतना सुनना था कि कमलाचरण झपटकर बाहर निकला और फाटक की ओर जी छोड़कर भागा। माली एक डंडा हाथ में लिए लेना भागने न पाए, कहता हुआ पीछे पीछे दौड़ा। ये वह कमला है जो माली को पुरस्कार व पारितोषिक दिया करता था, जिससे माली सरकार और हुजूर कहकर बातें करता था। वही कमला आज उसी माली सम्मुख इस प्रकार जान लेकर भागा जाता है। पाप अग्नि का वह कुंड है जो आदर और मान, साहस और धैर्य को क्षण भर में जलाकर भस्म कर देता है। कमलाचरण वृक्षों और लताओं की ओट में दौड़ता हुआ फाटक से बाहर निकला।
सड़क पर तांगा जा रहा था, जो बैठा और हाँफते हाँफते अशक्त होकर गाड़ी के पटरे पर गिर पड़ा। यद्यपि माली ने फाटक भी पीछा न किया था, तथापि कमला प्रत्येक आने जाने वाले पर चौंक चौंक कर दृष्टि डालता था, मानो सारा संसार शत्रु हो गया है। दुर्भाग्य ने एक और गुल खिलाया। स्टेशन पर पहुंचते ही घबराहट का मारा गाड़ी में जाकर बैठ गया, परंतु उसे टिकट लेने की सुधि ही न रही और न उसे ये खबर थी कि मैं किधर जा रहा हूँ। वह इस समय इस नगर से भागना चाहता था, चाहे कहीं हो। कुछ दूर चला था कि अंग्रेज अफसर लालटेन लिए आता दिखाई दिया। उसके संग एक सिपाही भी था। वह यात्रियों का टिकट देखता चला आता था, परंतु कमला ने जान कि कोई पुलिस अफसर है। भय के मारे हाथ पांव सनसनाने लगे, कलेजा धड़कने लगा। जब अंग्रेज दसूरी गलियों में जांच करता रहा, तब तक तो वो कलेजा कड़ा किए प्रकार बैठा रहा, परंतु जो उसके डिब्बे का फाटक खुला, कमला के हाथ पांव फूल गए, नेत्रों के सामने अंधेरा छा गया। उतावलेपन से दूसरी ओर का किवाड़ खोलकर चलती हुई रेलगाड़ी पर से नीचे कूद पड़ा। सिपाही और रेल वाले साहब ने उसे इस प्रकार कूदते देखा तो समझा कि कोई अभ्यस्त डाकू है। मारे हर्ष के फूले न समाये कि पारितोषिक अलग मिलेगा और वेतनोन्नति अलग होगी। झट लाल बत्ती दिखाई। तनिक देर में गाड़ी रुक गई। अब गार्ड, सिपाही और टिकट वाले साहब कुछ अन्य मनुष्यों के सहित गाड़ी उतर गई। अब गार्ड, सिपाही और टिकट वाले साहब कुछ अन्य मनुष्यों के सहित गाड़ी से उतर पड़े और लालटेन ले लेकर इधर उधर देखने लगे। किसी ने कहा अब उसकी धून भी न मिलेगी, पक्का दिक्कत था। कोई बोला इन लोगों को कालीजी का इष्ट रहता है, जो कुछ न कर दिखाएं, थोड़ा है। परंतु गार्ड आगे ही बढ़ता गया। वेतन वृद्धि की आशा उसे आगे ही लिए जाती थी, यहाँ तक कि वह उस स्थान पर जा पहुंचा जहां कमेला गाड़ी से कूदा था। इतने में सिपाही ने खड्डे की ओर संकेत करके कहा, देखो वह श्वेत रंग की क्या वस्तु है। मुझे तो कोई मनुष्य सा प्रतीत होता है। और लोगों ने देखा और विश्वास हो गया कि अवश्य ही दुष्ट डाकू यहाँ छिपा हुआ है। चलकर उसको घेर लो ताकि कहीं निकलने न पावे। तनिक सावधान रहना, डाकू प्राण पर खेल जाते हैं। गार्ड साहब ने पिस्तौल संभाली, मियाँ सिपाही ने लाठी तानी। कई स्त्रियों ने जूते उतारकर हाथ में ले लिए कि कहीं आक्रमण कर बैठा तो भागने में सुविधा होगा। दो मनुष्यों ने ढेले उठा लिए कि दूर ही से लक्ष्य करेंगे। डाकू के निकट कौन जाए, किसे जी भारी है। परंतु जब लोगों ने समीप जाकर देखा तो न डाकू था न डाकू भाई, किंतु एक सभ्य स्वरूप, सुंदर वर्ण, छरहरे शरीर का नवयुवक पृथ्वी पर औंधे मुख पड़ा है और उसके नाक और कान से धीरे धीरे रुधिर बह रहा है। कमला ने इधर सांस तोड़ी और विरजन एक भयानक स्वप्न देखकर चौंक पड़ी। सरयू देवी ने विरजन का सुहाग लूट लिया।